नमस्कार। आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ उससे आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। आपको लगेगा कि मैं ये कौन सी बात कह रहा हूँ, लेकिन ज़मीन पर मैंने जो देखा है वो मैं हमेशा बोलता हूँ और आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। और जो मेरा देखा हुआ है उस पर यकीन आपको 3 दिसंबर को होगा जब चुनावी नतीजे आएंगे। और ये बहुत बड़ा राजनीति में, सियासत में मैं बदलाव का एक रूप भी देख रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि ये जानकारी आपसे साझा की जाए। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के विधानसभा चुनाव की, और मैं बात कर रहा हूँ दलित पॉलिटिक्स की। इस देश में दलित राजनीति करवट ले रही है और उत्तर भारत में क्या दूसरी तरफ मुड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से मैं पूर्वी राजस्थान में हूँ और ये मैंने महसूस किया जमीन पर, इसलिए मैंने सोचा कि ये बात आपके सामने रखूं। तो बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान के पूर्वी इलाके में, जिसमें अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, ये इलाका जो आता है, इस इलाके में दलितों की आबादी अच्छी खासी है। 30,000 से ज़्यादा वोटर तकरीबन हर विधानसभा क्षेत्र में दलित, SC ST। और इस इलाके में 1998 से जीत की शुरुआत करने वाली BSP 98 में, 2003 में, 8 में, 13 में, 18 में हर बार सीटें पाने में कभी 2, कभी 3, कभी 5, कभी 6। 2018 का जो विधानसभा चुनाव अभी हुआ था उसमें BSP ने 6 सीटें इस इलाके में जीतने का काम किया था। राजस्थान में कुल मिला के उसे 6 सीटें मिली थी, जिसमें ज़्यादातर सीटें पूर्वी राजस्थान में ही थी। उनके ज़्यादातर MLA आपको पता है कांग्रेस में। अशोक गहलोत बार बार जब चीफ मिनिस्टर बने, पिछली बार बने 6 जीते थे, और उसके पीछे जब बने थे 2008 में तब भी 6 जीते थे, तो उन्होंने सबको मिला लिया था। तो बात यह है कि BSP जो इतनी मजबूत थी, और इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 193 सीटों पर वो चुनाव लड़ रही है। आपको जान के ये भी अचरज होगा कि एक विधायक उनका, एक अलवर की तिजारा सीट से जिसको उन्होंने इमरान खान को टिकट दिया, BSP ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, उस इमरान खान ने कुछ ही समय बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। BSP के 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा वापस करने की तारीख जिस दिन थी, उन्होंने 9 BSP के उम्मीदवार जिनको BSP ने टिकट दिया था, 9 में से 6 ने कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में पर्चा वापस ले लिया, 3 ने BJP उम्मीदवारों के समर्थन में पर्चा वापस ले लिया। राजस्थान चुनाव में मायावती 4 दिन के लिए रैली करने आ रही हैं। चार रैलियां अभी उनकी प्रस्तावित हैं, जिसमें आज भी एक है। लेकिन BSP की जगह दलित पॉलिटिक्स में राजस्थान में पूरे तौर पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम यानी भीम आर्मी यानी चंद्रशेखर रावण ने ले लिए। और ये बहुत बड़ा बदलाव मेरे देखने में दलित पॉलिटिक्स में दिखाई दे रहा है। और आप यकीन मानिए, आप जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो मैं जो बातें कह रहा हूँ, तब आपको यकीन होगा कि आज़ाद समाज पार्टी ने कितनी तेजी से दलित मतदाताओं में अपनी पैठ बना ली है। अब आपको इसके कुछ कारण बताता हूँ। देखिए, चंद्रशेखर रावण, इन दिनों आप पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते, चंद्रशेखर रावण मध्य प्रदेश और राजस्थान में हेलीकॉप्टर से रैलियां कर रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, और वो अपनी पूरी धमक राजस्थान के इस इलाके में उनकी पार्टी की हो गई। और बड़ा रणनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से चंद्रशेखर रावण ने बड़ी परिपक्वता दिखाते हुए हनुमान बेनीवाल, जो कि पश्चिमी राजस्थान के बहुत उभरते हुए, या पिछले 10 सालों में उनका राजनीतिक कद जाटों में जिस तरीके से बढ़ा है, जाट राजनीति में हनुमान बेनीवाल के इर्द गिर्द जो राजनीति रही है, उन्होंने पश्चिमी राजस्थान में जाटों का जहां पर प्रभुत्व है, उन्होंने हनुमान बेनीवाल की पार्टी से राजस्थान में चंद्रशेखर ने, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने समझौता कर लिया। 77 सीटों पर हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, 66 सीटों पर चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ रहे हैं। आप जानते हैं गठबंधन की शर्त क्या थी इन दोनों में?
इनकी ये शर्त थी कि जहां 40,000 से ज़्यादा जाट वोटर होंगे वहां पर हनुमान बेनीवाल की पार्टी चुनाव लड़ेगी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। और जहां 30,000 से ज़्यादा दलित मतदाता होंगे वहां पर चंद्रशेखर की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये सीधा सीधा उन्होंने एक पैरामीटर सेट किया कि 40,000 से जाट ज़्यादा है जिस विधानसभा में, उसमें हनुमान बेनीवाल की पार्टी लड़ेगी, और जहां पर 30,000 से ज़्यादा दलित है वहां पर चंद्रशेखर की पार्टी चुनाव लड़ेगी। पूर्वी राजस्थान में दलितों की संख्या ज़्यादा है और सीटों के हिसाब से भी ज़्यादा है। दौसा में, अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, करौली में, यहाँ की ज़्यादातर सीटें आज़ाद समाज पार्टी को मिली। और उधर अगर आप जाएंगे नागौर, बाड़मेर, उधर के इलाके में, पश्चिमी राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ जाटों की संख्या अच्छी खासी है, तो वहाँ पर हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। यानी दोनों अलग अलग पार्टी में लड़ रहे हैं और गठबंधन दोनों का हुआ। अब मैंने सोचा, और मैं जब दलित बस्तियों में गया और चाय पानी की दुकान पर मैंने लोगों से बात की, तो मैं पहले के भी चुनाव में आया हूँ, मैंने कहा इस बार अलवर में, धौलपुर में, भरतपुर में, दौसा में बीएसपी की चर्चा नहीं है, आज़ाद समाज पार्टी की चर्चा है। तो ये क्यों है ऐसा, और क्या दलित देश का, उत्तर भारत का दलित बीएसपी की जगह चंद्रशेखर से जुड़ रहा है क्या? तो ज़रा इसके बारे में पता किया जाए कि इसका कारण क्या। तो 3 कारण मुझे समझ में आए जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो 30 साल से नीचे का दलित है उसने कांशीराम को नहीं देखा था। मायावती कभी पिछले 15 वर्षों में ज़मीनी राजनीति उन्होंने की नहीं, और उन्होंने उस तरीके से पार्टी कैडर से जुड़ करके, आप जानते हैं मायावती की जो राजनीति की स्टाइल है, उसके उलट चंद्रशेखर ने पिछले 2 वर्षों में लगातार, अगर किसी भी दलित महिला के साथ कुछ हुआ, दलित बच्ची के साथ कुछ हुआ, दलित ही नहीं और भी शोषित, पीड़ित, पिछड़े जो उनका वोट बैंक है, अगर कोई भी आपराधिक कृत्य हुआ है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर ने वहां जाने का काम 90% जगहों पर किया है। और दूसरी बात, उससे ज़मीन पर उतर के दलितों के बीच में, और जो चंद्रशेखर की स्टाइल है, जैसे हेलीकॉप्टर से जो चल रहे हैं, तो उसको दलित ये सवाल उठाने के चंद्रशेखर के पास कहाँ से पैसा आ गया, दलित बहुत खुश हो रहा है, आह्लादित हो रहा है कि उनका भी एक लीडर जो है स्टाइलिश कपड़े पहनता है, अच्छे से बोलता है, आक्रामक है और हेलीकॉप्टर से चलता है। तो एक हीरो की तरह 30 साल से नीचे का जो दलित युवा मतदाता है, 30 साल से कम के जो दलित मतदाता हैं, वह बड़ा हीरो की तरह चंद्रशेखर को ले रहे हैं। ये मैंने महसूस किया ज़मीन पर। उनको मायावती की घटती ताकत, ज़मीन से उनका कनेक्ट, उनके काडर का इधर उधर हो जाना, उसकी वजह से अब उनको अपना नायक दिखाई दे रहा है चंद्रशेखर में। दूसरी बात, चंद्रशेखर ने बहुत ही करीने से अपनी पार्टी के नाम के सामने कांशीराम रख दिया है, और वो अपनी सभाओं में कांशीराम का जिक्र भी करते हैं और दलितों के मुद्दों को बड़ी प्रखरता से और बड़ी प्रमुखता से उठाते हैं। तो एक तो उनका ज़मीनी स्तर पर और उनकी जो मेहनत है, वो जो 3-4 साल से मेहनत कर रहे थे, वो राजस्थान के चुनाव में उसका उनको फल मिलने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप देखिएगा 3 नवंबर को बीएसपी के कैंडिडेट जहाँ जहाँ हैं और आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट अगर वहाँ हैं, तो आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट को बीएसपी के कैंडिडेट से ज़्यादा वोट मिलेगा। ये आप 3 नवंबर को, मैं ये नहीं कहता सीटें कौन सी निकलेंगी कौन सी नहीं निकलेगी, लेकिन कम से कम 10 सीटों पर, 10 से 12 सीटों पर जीत हार का समीकरण आज़ाद समाज पार्टी की वजह से इधर उधर हो जाएगा, ये पक्की बात है। हालांकि मुझे नहीं लगता, जहां तक मैं गया हूं पूर्वी राजस्थान में, कि बीएसपी का एक भी कैंडिडेट इस स्थिति में है। तो एक कारण तो मैंने आपको बताया, जमीन से उनका कनेक्ट। दूसरा, 30 साल के युवा मतदाताओं, 30 साल से 35 साल के नीचे के लोगों का आज चंद्रशेखर को एक हीरो के तौर पर देखना। और तीसरी, मायावती की रणनीति पे चलते हुए ही चंद्रशेखर ने इस बार ताकतवर, जमीनी, जन समर्थन वाले और करीब करीब हर जाति समूहों के लोगों को टिकट दिया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये देखा
अब उन्होंने सर्वे किया या कैसे किया, लेकिन टिकटों का बंटवारा जैसा ताकतवर उन्होंने किया है और जितना गणित से किया है कि जैसे मायावती, एक फेमस किस्सा मैं सुना दूं। मायावती को एक उनके सांसद थे, मैं नाम नहीं लेता हूं, आप इशारे से समझना। वो टिकट देने का उनका जो तरीका था उसको चंद्रशेखर राजस्थान में कैसे आजमा रहे हैं। तो एक एमपी थे, लोकसभा के सांसद थे, बड़े दबंग व्यक्तित्व के थे। मायावती की पार्टी में जब बीएसपी में आए तो मायावती उनकी बात को काफ़ी तवज्जो देने लगी थी। वैसे तो वो किसी को लंबे समय तक तवज्जो नहीं देती, लेकिन उस समय उनका रसूख ठीक ठाक था और वो दबंग व्यक्तित्व वाले हैं। तो वो एक उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो एक ऐसे नेता जिनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा था, जेल में भी वो गए थे, तो उन्होंने टिकट के लिए सांसद महोदय से कहा, तो वो लेके उनके, चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं वहाँ पर था और उस समय कुछ राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा चल रहा था कि जो हुमायूं, यहाँ खान मार्केट के बगल में जब मायावती जहाँ रहती थी, शायद हुमायूं रोड नाम था, वहाँ पर हुमायूं लेन, तो वहाँ पर मैं था, कुछ ऐसा घटनाक्रम, तो मायावती घर के बाहर था, तो मैंने देखा इन लोगों को, दोनों लोग को गाड़ी से उतर के जाते हुए। तो बाद में मैंने उसकी तहकीकात की तो मुझे पता चला, तो उस सांसद महोदय जिसको लेकर के गए थे मायावती ने पहले से वो फ़ोन करके गए थे, मायावती ने कुछ अपनी बातें रखी, कुछ शर्तें रखी, तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये आपकी बात मुझे मंजूर है और मुझे टिकट मिल जाए। तो जब वो बाहर निकलने लगे तो मायावती के जो करीबी थे, एक उनका भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार लोग इस तरह के किस्सों को नाम लेके सार्वजनिक कर दीजिए तो वो बुरा भी मान जाते हैं। तो उन्होंने मायावती से कहा कि बहन जी, उस सीट पर तो टिकट आपने दे दिया है और वो पार्टी का काडर है। तो उन्होंने कहा कि बुला करके सांसद से कहा कि सुनो वो टिकट दे दिया, इससे कहो ऐसे नहीं ऐसे करेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बहन जी। तो वो तैयार हो गए। जब टिकट दे दिया, वो ब्राह्मण थे जाति से और वो जिनको टिकट दिया, तो जब वो गए और उन्होंने पर्चा दाखिला में अभी समय था, तो उन्होंने बैनर पोस्टर लगवाया और उस बीएसपी के कैंडिडेट को बुला करके, जो कि दलित था, उसको बुला करके उन्होंने कहा कि ऐसा है कि टिकट मेरा हो गया, तुम अपना ये पर्चा वर्चा थोड़ा बैनर पोस्टर हल्का रखो, नहीं हटा लो। वो तुरंत दिल्ली आया, उसने कहा कि बहन जी, मैं तो इतने दिनों से लगा था और मेरा इतना खर्चा हो गया और मुझे आप टिकट दे दिए, पार्टी का काडर नाराज हो जाएगा, उसकी आपराधिक छवि है और फिर ब्राह्मणों को दलित वहाँ पर वोट नहीं देंगे, बड़ा शुरू से तनाव रहा है। तो मायावती ने कहा कि सुन, तेरे जितने पैसे खर्च हुए हैं वो ले ले, उससे कुछ बढ़ा के मुझसे ले ले, लेकिन अगर पार्टी का काडर तेरे साथ है तो तू पूरी ताकत लगा दे, उसे हरा दे। अगर तू हरा देगा तो तुझे मैं राज्यसभा या विधान परिषद भेजूंगी। अगर पार्टी का काडर इतना तेरे साथ है कि वो हाथी का चुनाव चिन्ह छोड़ करके तेरे कहने पे कहीं वोट देगा, तो तू हरा दे, तू चुनाव लड़ जा, जैसे भी करके तू हरा दे, मैंने टिकट तो उसको दे दिया। और अगर उसने हाथी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव जीत लिया और तुमने सपोर्ट नहीं किया, तो मैं पार्टी से तुम्हें निष्कासित कर दूंगी। और बेचारा क्या करता, उसके आपको मालूम है कि कोई भी कितना भी बड़ा बीएसपी का काडर हो, वो हाथी चुनाव चिन्ह चुनाव लड़ रहा है तो उसके खिलाफ कुछ भी कहेगा तो उत्तर प्रदेश में कोई मानने को तैयार तब नहीं होगा। अब की स्थिति का बदलाव है, अब का मैं आपको उत्तर प्रदेश पे, तब भी अभी भी अगर हाथी है तो मुझे लगता है कि दलित मतदाताओं में उसकी अपनी एक पहचान पैठ है। ठीक इसी तरह से मैंने किस्सा सुनाया ये समझने के लिए, ठीक इसी तरह से आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर ने राजस्थान में टिकटों का बंटवारा किया। उन्होंने तमाम उन काबिल लोगों को, तमाम पैसे वाले लोगों को, तमाम जन समर्थन वाले लोगों को, तमाम ऐसे लोगों को जो बीजेपी या कांग्रेस से टिकट मांगने की होड़ में थे, यहां तक कि पूर्व मंत्री तक को, वसुंधरा राजे के करीबी को, पायलट के करीबी को, ऐसे करीबियों को भी आजाद समाज पार्टी ने मजबूत लोगों को टिकट दिया, ये कहते हुए कि 30,000 हमारे दलित मतदाता हैं, आप अपने समाज का वोट पालो, आप सीट निकाल सकते हो। और इसीलिए आजाद समाज पार्टी का पूर्वी राजस्थान में टिकट पाने की होड़ भी लगी रही। तो अब ये बदलाव बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा दिलचस्प है। आप देखिएगा कि आजाद समाज पार्टी पूर्वी राजस्थान में
बीएसपी को पछाड़ देगी, बीएसपी से ज़्यादा उसके कैंडिडेट्स को वोट मिलेगा, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी बीएसपी यानी मायावती और बीएसपी की जगह आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण ले लेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये राजस्थान के चुनाव ये तय करेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी धीरे धीरे बीएसपी की जगह ले रही है। क्या यूपी में वो ऐसा करिश्मा कर पाएंगे? ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ, अगर आप सहारनपुर देखें, अगर आप मेरठ देखें, अगर आप बागपत बड़ौद देखें, अगर आप मुजफ्फरनगर देखें, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6-7 जिले देखें, उसमें जितना दौरा चंद्रशेखर ने किया है और जितना वो ज़मीन पर रहते हैं, वो दूसरा किसी पार्टी का कोई नेता नहीं रहता है, किसी पार्टी का। तो अब वो अपनी ज़मीन, हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी उनका उस तरह का प्रभाव नहीं जम पाया, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और इधर दलित मतदाताओं, बीएसपी का उभार जो हुआ था वो इधर ही से हुआ था। मतलब पार्टी कैडर को इकट्ठा करने का आपको पता ही है, मायावती और काशीराम सहारनपुर में शुरुआती दिनों में कितना रहते थे। तो ये आज मैंने आपको जो बदलाव देखा है, और ये बड़ा बदलाव है, शायद इसकी चर्चा इसके पहले आपने कहीं सुनी नहीं होगी, लेकिन मैं अपने देखे हुए हिसाब से दावे के साथ कह रहा हूँ। 3 दिसंबर को मेरी बात कितनी सही होगी कितनी गलत होगी, यह वीडियो का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ भूल गई, वो ये कि चंद्रशेखर के ऊपर जो गोलीबारी हुई थी, जो हमला हुआ था और जिस तरीके से वो लड़े थे, सहानुभूति और उनका जो उनके प्रति जो सहानुभूति और उनका ये जो पकड़े गए लोग थे उनका जो बयान था, वो बयान और दलितों के भीतर चंद्रशेखर की इमेज को और मजबूत बना ले गया। तो उस हमले ने भी, चंद्रशेखर पर हुई गोलीबारी, जानलेवा हमला हुआ था, वो सर्वाइव कर गए, भगवान का ऊपर वाले का शुक्र है। उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। दलितों के बीच में ये बात होने लगी है कि मायावती अब अपने बंगलों में तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर या जो भी चीज़ है, अब वो उस तरह से बोलती नहीं है। अब वो ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली नेता है। ज़मीन पर लड़ने वाला दलितों का एक ही चेहरा है, वो है चंद्रशेखर रावण। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। मायावती की सेकेंड रैंक लीडरशिप पार्टी में कोई दिखाई नहीं दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा चंद्रशेखर रावण होने वाले हैं। और उन्होंने हनुमान बेनीवाल से समझौता किया है। हनुमान बेनीवाल 2019 में बीजेपी को जो 25 लोकसभा सीटें मिली थी, उसमें नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल को दिया था। बीजेपी ने समझौते के तहत वो सांसद बने थे और जो 25 की 25 सीटें जीती थी, जाट बेल्ट से लेकर के सब जगह, उसमें हनुमान बेनीवाल का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन जो हो रहा था, उसके समर्थन में हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया और अब वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से बराबर की दूरी चल रहे। तो न सिर्फ 2023 के राजस्थान के विधानसभा चुनाव में आपको इसका असर दिखेगा, बल्कि 24 के लोकसभा चुनाव में भी अगर हनुमान बेनीवाल का रुख यही रहा तो बीजेपी के लिए ये घाटे का सौदा हो सकता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।